हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक काल, जिसमें आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके कवि रहेंगे। ये स्पेशल डेडिकेटेड है चंडीगढ़ पीजीटी टीजीटी के लिए, जिसका आपका हिंदी का पेपर सेकंड है, जिसमें 100 मार्क्स का आने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके कवियों के बारे में जानने को मिलेगा। वैसे तो ये यूजीसी नेट में और अदर जो स्टेट्स के होते हैं पीजीटी टीजीटी सब के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला कोर्स लेकर आए हैं सिर्फ चंडीगढ़ पीजीटी टीजीटी के लिए। तो इसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल भारतेंदु युग का, जिसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है इसको पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सबसे पहले किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम किसने दिया, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास में। रेनेसा मतलब नव जागरण या पुनर्जागरण। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। चंडीगढ़ पीजीटी टीजीटी में ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता, सिर्फ हमें नॉर्मल चीजें होती हैं, जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका सिलेबस होता है। और जो चीजें हैं जैसे बिल्कुल वन लाइनर में पूछे जाएंगे, जो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपको बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट। ज्यादा कहीं आपको घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से कंटिन्यूसली क्लास लगा रहे हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। रेनेसा का मतलब है नवजागरण या पुनर्जागरण। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्रांसीसी, कहाँ के? फ्रांस के इतिहासकार कौन थे? मिशेलेट थे। और उन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही इनका प्रयोग कर दिया था। तो पूछा जा सकता है रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसीसी एक इतिहासकार है मिशेलेट ने इसका प्रयोग 19वीं सदी में पहले ही कर दिया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद किया है। नवजागरण में और ध्यान से देखिए, एक नवजागरण है और एक पुनर्जागरण है, इसके भेद किए हैं। भक्ति काल को नवजागरण कहा है और 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए जागरण को पुनर्जागरण कहा। ध्यान में रखना, भक्ति काल को नवजागरण कहा है और 19वीं सदी के जो प्रारंभ हुआ जो जागरण था उसको पुनर्जागरण कहा। दोनों बातों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। यहीं से ही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए। हिंदी नवजागरण के, एक तो है हिंदी नवजागरण और एक है पुनर्जागरण। तो नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं, जिसमें आपका एक तो लोक जागरण है जिसको बोलेंगे भक्ति आंदोलन, और एक है नवजागरण जिसमें हिंदी नवजागरण है या फिर आधुनिक काल है। ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 2 हिस्से किए हैं। एक तो लोक जागरण, जिसमें संसार के जो लोगों की बात आती है, जो लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे हरिश्चंद्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण है, ये वाली चीजें, ये सब मिला करके वो तो नवजागरण में आएंगे। लेकिन लोक जागरण में क्या है? भक्ति आंदोलन, जो आपके 14वीं से 17वीं सदी तक जो भक्ति काल रहा है उसके माध्यम से भी जागरण हुआ था, लोगों में लोक जागरण हुआ था। लेकिन नव जागरण कब हुआ था? जब आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये सभी कवि आते हैं। इसके मुख्य बिंदु देखेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण और नव जागरण में निम्नलिखित अंतर किया है कि लोक जागरण किसको कहा है और नव जागरण किसको कहा है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करता है। लोक जागरण मतलब जातीय निर्माण, जो उस समय जैसे जो भगवान को मानते थे, एक जाति विशेष के बारे में, ब्रह्मा शूद्र, ये सारी चीजें उस टाइम होती थी। जातीय निर्माण वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी। लोक जागरण का उस समय स्वर क्या था? सामंत विरोधी, जो सत्तावादी थे ना, ब्राह्मणवादी थे, और उनका विरोध करके मानवतावादी को माना है लोक जागरण ने। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। जो भक्ति आंदोलन का काव्य है उसको ही क्या बोला है? लोक जागरण का काव्य बोला है। नव जागरण, हिंदी नव जागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। नव जागरण में क्या है? सामाजिकता है, राष्ट्रीय स्वाधीनता, अपने राष्ट्र को अपनी आजादी चाहना, अपने ही अधीन लेना, दूसरों के अधीन नहीं। क्यों? क्योंकि नवजागरण के समय पे हमारा क्या हो गया था? हम डोमिनेंट हो गया था ब्रिटिश का, तो इसलिए खुद के अधिकारों के खिलाफ एक लड़ाई है, राजनीतिक की है, सांस्कृतिक आंदोलन की है। मुख्य स्वर साम्राज्यवादी, उस समय जो साम्राज्य था ब्रिटिश का उससे विरोध, और सामंतवादी, उस समय जो सत्ताधारी थे, सामंतवादी थे, उनका विरोध था। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। लोक जागरण में भक्ति काल आता है आपका,
और पुनर्जागरण में राष्ट्रीयता की, स्वाधीनता, सामाजिकता की, राजनीतिक की बात आती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत आगे है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ होता है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। क्योंकि भारतेंदु युग को आप मानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, तो वो आपका 1868 से लेकर 1893 तक है। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। RCS लिख रही हूं मैं, रामचंद्र शुक्ल, आप समझ जाना इसको। और उसकी साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवादी विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। उसमें जो साम्राज्यवाद है, सत्तावाद की जहां हम बात करते हैं, सामंतवाद की बात करते हैं, वो सारी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में पुष्ट हो जाती हैं। द्विवेदी युग का समय आप पता है 1900 से 1920 में। फिर निराला के साहित्य एवं उसकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां कलात्मक स्तर क्रांतिकारी रूप में व्यक्त होती हैं। उसके बाद जो निराला आते हैं, प्रगतिवादी हैं, छायावादी हैं, प्रयोगवादी हैं, उनके बाद में ये सारी प्रवृत्तियां कलात्मक रूप में अपने आप में ही क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हो जाती हैं। ऐसा कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा। डायरेक्ट आपको कोटेशन मिलेगी और पूछा जाएगा ये वाला कथन किसने कहा है। डॉक्टर मैनेजर पांडे का मत है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र एवं प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति। ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऊपर से ही क्वेश्चन आएगा। पूछा है, रामविलास शर्मा हिंदी के जो नवजागरण है और उसके साहित्य की जो विशेषताएं हैं, जो पूर्ण रूप से सशक्त हैं, स्वतंत्र हैं, प्रामाणिक हैं, उनको विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर मैनेजर पांडे ने बोला है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बोला है? पुनर्जागरण दो जातियों संस्कृतियों की टकराहट। ध्यान रखना, दो जातियां रामविलास शर्मा ने भी बोली हैं, लेकिन टकराहट, जब जातियों में आपसी टकराहट आएगी तो उससे उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा, ये कैसा कौन कहते हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी। चतुर्वेदी ने बोला है टकराहट की, है ना। चतुर लोग ही आपस में टकराहट करते हैं, वो कीवर्ड से याद करने के लिए कि चतुर लोग आपस में टकराहट करते हैं, तो इसलिए दो जातीय संस्कृतियों की जो टकराहट है उससे उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ऐसा बोला राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। लोक जागरण से क्या था? भक्ति आंदोलन है। फिर उसमें क्या है? सामंत विरोध है और मानवतावाद जागरण है। फिर 1857 में क्या है? भारतेंदु युग आएगा, राष्ट्रीय चेतना है, साम्राज्यवाद विरोध है और सामंतवाद विरोध है। ये छोटी सी बातें हैं जो हमने पूरा पढ़ा है, इसमें से यही निकल के आती हैं, आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। भारतेंदु युग हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पुनर्जागरण का जो प्रवर्तक है या पितामह है वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजा राम मोहन राय ने करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र करना है। विभिन्न विद्वानों द्वारा भारतेंदु युग का काल निर्धारण देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिश्र बंधुओं ने क्या समय माना है? 1869 से 1888, और इसका नाम है, स्टार मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान काल। भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा है? या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मिश्र बंधुओं ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने भारतेंदु युग को क्या नेम दिया? ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान काल मतलब वर्तमान मिश्र होकर बना है, मिलकर के वर्तमान बना है, जो आज हमारा प्रेजेंट है वो मिलकर बना है। तो ऐसे आप कोई भी कीवर्ड्स ध्यान में कर लीजिए। और 1868 आपका रामचंद्र शुक्ल का, और 1868 में एक साल ऐड करोगे तो आप 1869 बन जाएगा, और ये माना है मिश्र बंधुओं ने। फिर है रामचंद्र शुक्ल। इंपॉर्टेंट आप ऐसे ही खास हो जाता है, जहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की बात आ जाती है वो अपने आप में ही फेमस हो जाता है। 1868 से 1893 है नई धारा प्रथम उत्थान। याद रखना, वर्तमान काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा था स्टूडेंट्स। ये ही छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में करते हैं, उस टाइम हमारा प्रेशर हो जाता है और हम सोच लेते हैं कि पता नहीं वर्तमान काल ही बोला होगा। नहीं, नई धारा का प्रथम उत्थान किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। रामकुमार वर्मा ने क्या बोला है? 1870 से 1900 आधुनिक काल। ध्यान में रखना, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राम कुमार वर्मा ने 1870 से 1900 बोला है आधुनिक काल। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900, ये इधर आना चाहिए था स्टूडेंट्स, 1865 से 1900, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया। अभी है आपका, इन्होंने नवजागरण नहीं, ये इधर आना था, नवजागरण इधर, केसरी नारायण शुक्ल का ये 1900 इधर आएगा और कोई नाम नहीं दिया। फिर आएगा आपका रामविलास शर्मा इधर, और इन्होंने 1857 से, ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक है, इसने नवजागरण दिया, नवजागरण, ठीक है। तो देखिए राकेश शुक्ल ने कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ सन है, लेकिन ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये तीन, और एक ये आपका रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 नवजागरण, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा ने नवजागरण, एक तो बोला इन्होंने नवजागरण और एक बोला पुनर्जागरण। नवजागरण में इन्होंने क्या रखा था? भक्ति का, और पुनर्जागरण में आधुनिक का। तो नवजागरण याद रखना आप इसको। रामविलास शर्मा ने नवजागरण 1857 से 1900,
रामकुमार वर्मा 1870 से 1900 आधुनिक काल, नई धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893 और 1869 से 1888 वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने बोला है। तो आपको क्या करना है, आधुनिकता और पुनर्जागरण के पिता में कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसको पूरा देखना है क्लास को। भारतेंदु और उनका जो मंडल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम यहाँ पर देखेंगे। भारतेंदु का जन्म कब होता है, 1850 में एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष या प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं, है ना, जन्म वर्ष पूछ लेते हैं, इनकी रचनाओं का प्रकाशन और इनका जन्म वर्ष। काशी में होता है। पिता कौन है, गोपाल चंद्र हैं। उपाधि क्या है, सितारे हिंद और भारतेंदु। इनको दो उपाधियां मिली हैं, सितारे हिंद और भारतेंदु। उपनाम बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेंगे। रसा उपनाम किसका, भारतेंदु का, ध्यान में रखेंगे आप इसको। रसा उपनाम किसका है, भारतेंदु का, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तथ्य क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल रचनाएं 175 हैं, काव्य ग्रंथों की रचनाएं 70 हैं। प्रमुख काव्य ग्रंथ, मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 175 और 70 रचनाएं हैं, लेकिन इतना याद करके कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट। हमें इतना नॉलेज लेना है जो हमारे एग्जाम को क्रैक करवाए और सबसे ऊपर लेके जाए। तो इसकी रचनाएं, भक्ति सरोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, इनकी इंपॉर्टेंट है, भक्ति सरोवर और वर्षा विनोद। विनय प्रेम 50 भी आ चुकी, फूलों का गुच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी, खड़ी बोली की है ये। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, सुमनांजलि, देवी छदम लीला इंपॉर्टेंट है, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली बहुत बार आ चुकी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण आ चुकी इसकी, बकरी विलाप, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक आ चुकी इनकी, और बाकी सफुट कविताएं बहुत सारी। आपको ज्यादा नहीं याद करनी, 8 से 6 कर लीजिए, जिसपे मैंने टिक मार्क किया है, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं भी पूछ ले, भक्ति सरस्वत किसकी रचना है, या प्रेम सरोवर किसकी रचना है, प्रेमाश्रुवर्षण किसकी रचना है, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है कि फूलों हाथ में लेकर के खड़े होकर के हमने फूल रखे हैं, प्रेम फुलवारी, वसंत होली, प्रातः समीरण, विपुनाष्टक, विजयनी, विजय वैजयंती, ये काफी इनकी रचनाएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। भारतेंदु कृत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिश्र में, मिश्र है अलग सी कंट्री, भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सरोत्सव एवं भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। तो तदीय सरोत्सव की स्थापना भी 1874 ईस्वी में किसने की है, भारतेंदु ने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, मुकरी, प्यार, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। इनकी ये कविताएं हैं और ये इनकी शैली और छंद है। बंदर सभा शैली में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी इसको, पर सिर्फ रीड कर लीजिए आप इसको। उर्दू का श्यापा, श्यापा शैली में, सभी धन मधुमास गाली शैली में, नए जमाने की मुकरी, ये याद रखना मुकरी शैली में ही है ये, प्रातः समीरण प्यार पैसे पर, वर्षा विनोद लावनी, रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, तीनों ही क्या है, प्रबंध गीत हैं। विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा ये आपके निबंध काव्य है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फूलों का गुच्छा किस में है, खड़ी बोली में है या ब्रिज में है या कैसे है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 2 3 दे दूं, 3 स्टार आपको लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, या तो इनके जो इनके ईयर है ना, इनका बर्थ है ये पूछ लेते बहुत बार, और मे भी बर्थ ही पूछेंगे, अब की बार भी आ सकता है यहाँ से बर्थ पूछ लें, है ना, या फिर इनकी रचनाओं का आगे पीछे प्रकाशन वर्ष पूछ लेंगे कौन सा बनेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इंपॉर्टेंट 1855, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, अंबिका दत्त 1858 और राधा कृष्ण दास 1865। सबसे लास्ट में हम राधा कृष्ण के दास बन गए, ये याद रखना। सबसे पहले हम बद्री हैं, 1855 में बद्री आया, और लास्ट में क्या बन गया, राधा कृष्ण दास बन गया 1865 में। फिर बद्री ने क्या किया, प्रताप किया, किसके लिए, ठाकुर के लिए, है ना, और ठाकुर के लिए, और अंबिका भी साथ में थी, और फिर दोनों मिलकर के राधा कृष्ण के दास बन गए। ये याद करने की अपनी अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, आप कर सकते हो। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855 में है। जीर्ण मृत्यु तो नहीं पूछी जाती, जन्म ही पूछा जाता है।
जीर्ण जनपद इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें तो बस मैंने जितना इंपॉर्टेंट देना है दे दो, स्टार मार्क जितने लगाने हैं लगा लो, एक नोटबुक पेन ले लो, साइड में इनको लिख लो, बाद में जब आप रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले एक गो थ्रू हो जाओ ताकि वो चीजें आपको समझ में आए। जीर्ण जनपद उर्फ दत्तापुर, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित ललित लहरी, बर्चचंद पंचक या सूर्य स्तोत्र। देखिए इनकी एक खासियत देखिएगा आप, जैसे ये ना इनकी रचनाओं में दो दो नेम मिलेंगे आपको, एक एक नहीं मिल रहा, सिर्फ इसमें है ठाकुर जगमोहन के, बाकी देखिए दो दो नेम मिल रहे हैं इनकी रचनाओं में। ये चीज भी देखने को आती है क्योंकि मोस्टली एक एक रचना में एक एक नाम है, लेकिन जो भारतेंदु के कवि हैं उनके दो दो नेम है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, मयंक महिमा। आप एक चीज और नोट की, मैंने भी अभी की है, देखो जीर्ण जनपद ज और ज दोनों ये अनुप्रास अलंकार के जैसा है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन कैसा है, अनुप्रास अलंकार के जैसा, दोनों चीजें सेम सेम मिल रही हैं, तो ध्यान में रखना आप इनको। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, सूर्य स्तोत्र, ब्रजचंद पंचक ये थोड़ा सा अलग है, अलौकिक लीला ये भी थोड़ा डिफरेंट है, मयंक महिमा और ललित लहरी, ये सारी चीजें ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की मिलेंगी जो अनुप्रास के जैसे हैं। प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्म होता है। प्रेम पुष्पावली, अरे ये भी इनकी है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, श्रृंगार विलास, तृप्यंता। इनकी प्रेम पुष्पावली आप ध्यान में रखना, प से प मिलाना, ठीक है ना, प से प मिलाना, इनके साथ मत जाना कि ये भी दोनों है, क्योंकि ये भी अनुप्रास के जैसा है। प्रताप नारायण मिश्र का ध्यान में रखना, प्रेम पुष्पावली, ठीक है, प्रताप है प से प है, प्रताप का प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ये बहुत प्रेम पुष्पावली मन की लहर बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लोकोक्ति शतक, तर्पणताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा, ये किसकी हैं, प्रताप नारायण मिश्र की। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में इनका बर्थ होता है और 1899 में इनकी डेथ होती है। प्रेम संपत्ति लता 1885 बहुत बार आ चुका है। श्यामा लता 1885 आ चुका है इनका। श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी 1886। प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी 1886 किसकी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह की। अंबिका दत्त व्यास 1858 इनका जन्म होता है। पावस 50, सुकवी सतसही, हो होली, कि मुझे 50 रुपए मिल जाते हैं, मैं सतसही खरीदता हूँ और फिर हो रही खुश हो जाता हूँ, कुछ भी याद कर लो आप। अंबिका दत्त व्यास 1858 में, पावस 50 1886 इंपॉर्टेंट है इनकी, सुकवी सतसई 1887, हो रही 1891। राधा कृष्ण दास 1865, भारत 12 मास और देश दर्शन, भारत 12 मास भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली ये जो रचनाएं है ना स्टूडेंट, ध्यान में रखना, इनको लिख लो अपने कहीं भी एक नोटबुक के कॉर्नर पर, क्योंकि ज्यादा अगर आप स्क्रीन कर रहे हो तो हेडक होते, इतना याद नहीं रहता स्टूडेंट्स, तो ज्यादा इसको नहीं लेना आपको, खुद के छोटे से शॉर्ट्स नोट कीवर्ड्स के लिए एक बना लो, ताकि उसमें रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और ये सारी चीजें आपको टाइमली रिवाइज भी कर लोगे आप उन चीजों को। तो ये वाला पेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कीवर्ड्स हैं, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं करते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्या पता यही पूछ ले। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उर्दू में अब्र नाम से कविताएं कौन लिखता है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या अंबिका दास, राधा कृष्ण दास, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उर्दू में अपर नाम से बद्रीनारायण चौधरी प्रेम लिखते हैं। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन किसमें है, प्रेमघन सरोस्वर शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी। दादा भाई नौरोजी एक बार विदेश विलायत होता, विदेश में गए थे, तो उन पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी, उनको वहां पर काला बोल दिया था, तो इसीलिए तो याद रखना दादा भाई नारोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है, इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन प्रताप लहरी शीर्षक से है। प्रताप नारायण मिश्र ने तिरंगा, तर्पयंताम, बुढ़ापा, हिंदी के में तिरंगा नहीं होगा, गंगा है ना, ये पता नहीं मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए, हर गंगा होना चाहिए या तिरंगा, हर गंगा है ना, बाई मिस्टेक हो गया, हर गंगा, बाकी मैं चेक करूंगी, इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो, हर गंगा मिलना चाहिए मेरी तरफ से। तो तर्पयंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत आदि महत्वपूर्ण, अभी वो बुक नहीं है मेरे पास, उसमें देख लेती क्या है, ये एक बुक से ही लेते हैं ना मैटर तो हम।
क्योंकि बुक ही अच्छी रहती है। बुक का बेसिक्स हमें नहीं छोड़ना। आप कहीं पर चले जाओ, कितने ही अच्छी यूट्यूब क्लासेस लगा लो, कितना ही अच्छा करो, लेकिन जो बेसिक बुक है उसे मत छोड़ना, उसको अपने साथ रखो। उसमें से ये सारा मटेरियल होता है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जब आप उसको चैलेंज करते हैं ना, तो जो अथेंटिक बुक है उसी में से करोगे, तो अदर से आपको नहीं लेना है। आपको जो इम्पोर्टेंट जो बुक होती है, बेसिक होती है, उसी से ही आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो बुक को कभी नहीं छोड़ो, बुक को अपने साथ रखो आप। तरपेंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत आदि महत्वपूर्ण कविताएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार एवं प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास की जो ऋतु संहार है और मेघदूत का ब्रिज भाषा में अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट है ये। जगमोहन सिंह ने कालिदास की जो ऋतु संहार है मेघदूत का ब्रिजभाषा में अनुवाद किया है। अंबिकादत्त व्यास ने अपने कवि जीवन कारम कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया से चिरंजी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और उन्हें सुकवी की उपाधि मिली। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूछा गया था आपके नेट में तो, कि चिरंजी रहो विक्टोरिया रानी और या फिर पूरी अम्मी की कटोरिया से, ये किसकी है और इसने समस्या पूर्ति किसकी है? तो ये है हमारी अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंठवध शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए कि किसने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। एक एक लाइन को स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की है? राधा कृष्ण दास ने की है। साथ ही इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में की। इंपॉर्टेंट है। दशरथ विलाप नामक रचना किसने की है? राधा कृष्ण दास ने। राधा कृष्ण दास ने दशरथ विलाप, दशरथ के लिए विलाप किसने किया? राधा और कृष्ण ने किया है, ऐसे याद रख लेना। और एक रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना राधा कृष्ण दास ने की है। और दशरथ विलाप खड़ी बोली में फारसी छंद में किसने लिखा है? राधा कृष्ण दास। ध्यान में रखना, ये आ चुका दशरथ विलाप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी देखिए इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, उनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सहजन बरसन सो सुन्यो जो सपने नहीं कान सो जय आज शब्द। मतलब ये राष्ट्रवादी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र मोस्टली राष्ट्रवादिता की, उस समय स्वाधीनता की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन का हमारे ऊपर डोमिनेंट हो गया था। तो ये सारी चीजें उस समय में जो घटित हो रही थी घटनाएं, उनके ऊपर ही ये पंक्तियां आपको मिलेंगी। सारी स्वतंत्रता के लिए हैं। सहसन बरसन सो सुनो जो सपने नाहिकान सो जे आज शब्द, ये भारतेंदु की पंक्ति एग्जाम में आ चुकी है। फरकी उठी सबकी भुजा खरकी उठी तरवार क्यों आप हुई ऊंचे भय आ रहे मुझके बार, ये भी आपकी स्वतंत्रता के लिए है, भारतेंदु की है। हाय वह भारत भू भारी सभी विधि सो भई दुखारी हाय चितौर नीलज तू भारी अजू करो भारत ही मंझारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत बार आ चुकी है, क्या पता अब भी आ जाए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक सूल। मतलब ये हिंदी भाषा के लिए उन्होंने बोला है कि हमें अपनी खुद की जो भाषा है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसी की भाषा में हमें बात करनी चाहिए। कहाँ करुणानिधि केशव सोए जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए, आपके ये जो इनकी भारत दुर्दशा जो रचना है उनके अंदर से ली गई है। मेरे तो साधन एक ही है जग नंद लाला वर्ष भानु दुलारी, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड पंक्तियां हैं। प्लीज एग्जाम से पहले गो थ्रू होकर जाना, अच्छे से पढ़कर जाना, बुक अपने पास रखो बेसिक के लिए, और ये सारी चीजें भी पढ़ते जाओ साथ साथ में। ये एक डायरेक्शन होता है ना स्टूडेंट। बुक सबके पास होती है, मटेरियल सबके पास होता है, लेकिन हमें कैसे जाना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर अगर गाइडेंस मिल जाता है तो अदर स्टूडेंट से आप बेटर कर पाते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है अच्छा करने की, एग्जाम में अपना अच्छा दिखाने की। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की पंक्तियां हैं। निर्धन दिन दिन होत है भारत भू सब भांति ताही बचाए न को सकत निज बुझ बुद्धि बल कांति। इंपोर्टेंट है। अचरज होत तुहु सम घोरे बाजत कारे तासो कारे करी शब्द ही परवारे, ये हमारे देखा था ना कि इन्होंने काले कहने पर क्या लिखी हैं, वो बताना आप किसने लिखी है और किसके लिए लिखी है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत है, ये भी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की है, ये काफी इंपॉर्टेंट है नेट में भी, ये सारी चीज नेट में आ चुकी हैं आपकी। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेही त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीस वियोग बुलाइए ना घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो बिथा बारी व्यर्था बरसाइए ना चित चैत की चांदे चावरी चर्चा चली बेगी चलाई ना। इंपॉर्टेंट है, ये वाली कोटेशन भी आ चुकी है आपकी। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन देके पूछा गया है ये वाली पंक्ति किसकी है। देखिए पूरा है, एक ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम में, एक बार ये आ चुकी है आपकी, और एक ये चित वाली।
चित चैत की चांदनी चाबरी चर्चा, जो 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 जहाँ पे जैसे आएंगे ना वो थोड़ा सा हमारा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन है। इनका बर्थ कब होता है कमेंट करके हमें बताइएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन का बर्थ कब है, या फिर सभी का बताइए। जितने भी कवि हैं, बद्री हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त हैं, राधा कृष्ण दास हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह है, सबका आप प्रकाशन वर्ष मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखेंगे आपको कितना याद रहता है। धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की ये पंक्तियां हैं, ध्यान में रखना है आपको। प्रताप नारायण मिश्र, चहु साच निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। स्टार मार्क कर लीजिए, इसको कितने स्टार देंगे आप दे दीजिएगा। ये एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार स्टूडेंट, मैं इतना बोलती हूँ जितने भी टेट्स हैं, नेट हैं, जहां पर भी ये वाली लाइनें, 3 लाइनें, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ध्यान में रखना, 3 बार है हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है। राष्ट्रीयता एकता भारतीय, ये सारे देश प्रेम का संदेश देते हैं, है ना। तभी लख्यो जय रहो एक दिन कंचन बरसत, नोन तेल लकड़ी घासू पर टिकस लगे जाए, चना चिरौंजे मोल मिले जहां दिन पर जाए। ये अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था उस पर ही बात करता है। अभी देखिए क्या देश दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो आसमां में रंग कौन बदलेगा, प्रताप नारायण मिश्र है। ये भी देश की बदलती हुई परिस्थिति के बारे में है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वान की, इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पंक्तियां मैं लेकर आई हूँ, ध्यान में रखना आप। ये बाल विधवाओं की करुण दशा पर बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जो विविध है, डिफरेंसेस है, वो हम देखेंगे। सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन, क्या नेम है, खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरनगर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया है। सन 1888 में प्रकाशित है खड़ी बोली आंदोलन, सन 1888 में प्रकाशित है खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरनगर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया, इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली में काव्य का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया, अयोध्या प्रसाद खत्री ने, ध्यान में रखना, कभी भारतेंदु लगा दो, खड़ी बोली नहीं, वो पुनर्जागरण के ही प्रस्तोता है, लेकिन खड़ी बोली के प्रस्तोता कौन है, अयोध्या प्रसाद खत्री। 1888 में अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन ने ब्रिज और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था, कर रखा है ऐसे। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य, वो तो है खड़ी बोली आंदोलन, ये है खड़ी बोली का पद्य 1889 में एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई, कितनी बताई हैं, 5। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई, ठीक है। सबसे पहले मौलवी स्टाइल है, फिर है मुंशी स्टाइल है, ये आ सकता है स्टूडेंट, पंडित स्टाइल है, मास्टर स्टाइल है, और आपकी 5th है यूरोपियन स्टाइल। खड़ी बोली की 5 स्टाइलें हैं, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल और यूरोपियन। कौन सी, मौलवी, मुंशी, मास्टर और पंडित और यूरोपियन, ये 5 स्टाइल हैं। आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का प्रयोग पहले स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषानुवाद में किया, ये सिर्फ पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा भारतेंदु युग, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो इनके जो लेखक हैं उनका बर्थ, लेखक का वर्ष है, इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं, इनका प्रकाशन और प्रकाशन वर्ष, और जो छोटे छोटे नेम है, रसा उपनाम किसका है, अब्र नाम से रचनाएं कौन लिखता है, काला कहे जाने पर किसने किसको प्रस्तुत करके दादा भाई नारोजी को काला कहा था, किसने कहा था, कैसी रचनाएं लिखी हैं, और एक और है प्रताप नारायण मिश्र का। ये 3 से 4 चीजें स्टूडेंट यहाँ से कम मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम को देने जाओगे तो आपको वो देखने को मिलेंगे। और ये जो चंडीगढ़ वाला है आपका, चंडीगढ़ का पीजीटी और टीजीटी होता है, ये सिर्फ बेसिक से होते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देते हैं, ज्यादा डीप हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ टू द पॉइंट हमें बात करनी है, टू द पॉइंट हमें बात करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस काफी बड़ा है, कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको जितना हो सके टू द पॉइंट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस लगाइए। आज हमारी क्लासेस है, जब जब हमारा आधुनिक काल पूरा हो जाएगा तो आपके लिए काफी सारे एमसीक्यूज हम लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। अगर आपको ये कंटेंट है, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा क्या होता है,
मोटिवेशन होता है और आपके लिए अच्छे से मटेरियल लाने के लिए हमें भी अंदर से मोटिवेशन आता है। तो बेस्ट विशेज, अच्छे से पढ़ते रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपना बेस्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।